नमस्कार जी। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं 2005 की एडवेंचर फिल्म सहारा की कहानी की गहराइयों में। जी। हमारे पास इस फिल्म का एक हिंदी एक्सप्लेनेशन है और हम उसी के आधार पर कहानी के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये फिल्म जैसा आपने कहा सिर्फ एक सीधी साधी एक्शन कहानी नहीं है। हमारा जो स्रोत है वो साफ करता है कि इसमें एडवेंचर है, इतिहास का एक आप कह सकते हैं अनसुलझा रहस्य है, हाँ। खजाने की खोज का रोमांच है और साथ ही किरदारों के बीच वो मजाक, वो मानवीय पहलू भी हैं। मतलब कई चीजों का एक बढ़िया मिश्रण है ये। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के विश्लेषण से वो खास बातें निकालें जो इसे यादगार बनाती हैं। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले हमें कहानी के केंद्रीय रहस्य की ओर खींचता है जो अपने आप में मतलब काफी अनोखा है ना? अमेरिकी गृह युद्ध का एक लोहे का बख्तरबंद जंगी जहाज जिसे आयरन क्लैड कहते हैं, वो आखिर हजारों मील दूर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में कैसे पहुंच गया। ये सवाल ही जैसे पूरी कहानी की नींव रखता है। बिल्कुल। और इसी सवाल का पीछा करते हुए हम कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। स्रोत इस जोड़ी पर काफी ध्यान देता है, डर्क पिट और एल जियोंडिनो। अच्छा। एडवेंचर कहानियों में ये हीरो और उसके साथी की जोड़ी एक क्लासिक चीज है, लेकिन स्रोत के मुताबिक यहाँ ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये कहानी की आत्मा है एक तरह से। तो स्रोत डर्क पिट का परिचय कैसे देता है? क्या वो सिर्फ एक खजाने का शिकारी है? नहीं, स्रोत उसे उससे कहीं ज्यादा दिखाता है। डर्क एक अनुभवी खोजी है, पहले नेवी सील रह चुका है और उसका असली जुनून है इतिहास के खोए हुए रहस्यों को सुलझाना। वो नुमा के लिए काम करता है, नेशनल अंडर वाटर एंड मरीन एजेंसी। ये एक समुद्री खोजों से जुड़ी संस्था है। तो स्रोत के हिसाब से वो आयरन क्लैड जहाज उसके लिए सिर्फ सोना चांदी का ढेर नहीं है। अच्छा। बल्कि इतिहास की एक खोई हुई कड़ी है, एक पहेली जिसे वो हल करना चाहता है, और यही जुनून उसे आगे बढ़ाता है। और उसका साथी अल जॉर्डिनो, स्रोत उसकी किरदार को कैसे उभारता है? मतलब वो कैसा है? अल वो डिर्क का बचपन का दोस्त है, उसका साथी। स्रोत उसे मजाकिया दिखाता है, थोड़ा बातूनी, खाने पीने का शौकीन। हाँ। लेकिन साथ ही ये भी साफ करता है कि वो बहुत वफादार है, डेब्रुअयर है, मतलब साधन संपन्न और मुश्किल हालात में डिर्क का सबसे बड़ा सहारा। अच्छा। जहां डिर्क थोड़ा सपनों और सिद्धांतों में खोया रहता है, वहीं अल वो जमीनी हकीकत पर नजर रखता है। स्रोत ये भी बताता है कि अल का जो ह्यूमर है वो सिर्फ मजाक के लिए नहीं है, वो तनाव कम करने और डिर्क को थोड़ा जमीन से जोड़े रखने का काम भी करता है। तो ये जोड़ी सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, उनके बीच का जो तालमेल है वो कहानी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। हमारा स्रोत उसकी व्याख्या इसी बात पर काफी जोर देती है कि डर्क का वो अदम्य जुनून और एल का वो जमीनी यथार्थवाद, ये कैसे एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एडवेंचर के लिए एक जरूरी संतुलन है। स्रोत इसे कहानी की जान मानता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और उनकी बातचीत, उनके मजाक, उनकी वो आपसी समझ वही कहानी को मानवीय बनाती है। सही बात है। स्रोत दिखाता है कि उनकी सालों पुरानी दोस्ती उन्हें बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझने में मदद करती है, खासकर जब वो किसी खतरे में होते हैं। ठीक है, तो डर्क इस आयरन क्लैड जहाज के पीछे अफ्रीका पहुंचता है। स्रोत इस खोज की शुरुआत के बारे में क्या बताता है? उसे सुराग कैसे मिलता है? स्रोत बताता है कि डर्क को एक बहुत दुर्लभ सोने का सिक्का मिलता है जिसका संबंध अमेरिकी कॉन्फेडरेट स्टेट से है, मतलब गृह युद्ध के दौरान जो दक्षिणी राज्य थे। अच्छा। और ये सिक्का मिला है नाइजीरिया में। अब ये बात उसे चौंका देती है क्योंकि कॉन्फेडरेसी का पैसा अफ्रीका में मिलना, ये तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो अजीब है। इसी सिक्के के आधार पर वो एक थियरी बनाता है कि कॉन्फेडरेसी का खोया हुआ खजाना लेकर जाने वाला आयरन क्लैड जहाज CSS टेक्सास वो किसी तरह अटलांटिक पार करके अफ्रीका के किसी नदी के रास्ते अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया और शायद वहीं कहीं रेगिस्तान में दब गया। बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब हिम्मत वाली थ्योरी है। हाँ बिल्कुल, लगभग अविश्वसनीय। लेकिन स्रोत दिखाता है कि डिर्क का जुनून ही उसे इसी थ्योरी को सच साबित करने के लिए उकसाता है। ये वाकई दिलचस्प है। खोए हुए इतिहास और छिपे हुए खजाने का विचार, ये तो हमेशा से लोगों को लुभाता रहा है। स्रोत इसे किस तरह देखता है? क्या ये सिर्फ एक रोमांचक प्लॉट पॉइंट है? स्रोत इसे उससे ज्यादा मानता है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास के रहस्य हमारे आज को प्रेरित कर सकते हैं। डिर्क की जो खोज है वो सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं है, इंसानी इच्छा का प्रतीक है जो हमें अपने अतीत को समझने और खोई हुई चीजों को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। स्रोत जोर देता है कि ये खजाने की खोज कहानी का शुरुआती हुक है जो हमें किरदारों और उनकी दुनिया से मिलवाता है, लेकिन कहानी आगे चलकर इससे कहीं बड़ी हो जाती है। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है
जब डॉक्टर ईवा रोजॉस की एंट्री होती है। स्रोत उसके किरदार और उसकी भूमिका को कैसे पेश करता है? हाँ, ये कहानी का एक बहुत जरूरी समानांतर चलने वाला ट्रैक है। स्रोत डॉक्टर ईवा रोजास को WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक समर्पित और बहादुर डॉक्टर के रूप में दिखाता है। जी। वो अफ्रीका के माली देश में एक रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी के प्रकोप की जांच कर रही है। ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है और लोगों की जान ले रही है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एक जासूस की तरह बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसे शक है कि ये कोई प्राकृतिक महामारी नहीं है। अच्छा, तो उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल। और फिर इन तीनों के रास्ते कैसे मिलते हैं? क्या ये बस एक इत्तेफाक होता है? स्रोत इसे एक नाटकीय संयोग की तरह दिखाता है, लेकिन ऐसा संयोग जो कहानी को पूरी तरह एक नई दिशा दे देता है। ईवा पर कुछ हथियारबंद लोग हमला करते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि वो अपनी जांच में किसी खतरनाक सच के काफी करीब पहुंच गई थी। और ठीक उसी समय डर्क और एल अपनी नाव पर पास की नदी में होते हैं और उसे बचा लेते हैं। अरे वाह! स्रोत के मुताबिक ये मुलाकात लगती तो इत्तेफाक है, पर यहीं से डर्क और एल की जहाज की खोज और ईवा की बीमारी की जांच, ये दोनों एक ही दिशा में मुड़ जाती हैं। उन्हें शुरुआत में अंदाजा नहीं होता, लेकिन उनके लक्ष्य असल में एक ही दुश्मन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो कहानी के दो अलग अलग धागे यहाँ आकर मिल जाते हैं। स्रोत इस जुड़ाव के महत्व के बारे में क्या कहता है? ये क्यों अहम है? ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है, जैसा स्रोत बताता है। एक तरफ डर्क का जुनून है, वो ऐतिहासिक रहस्य, वो खजाने की खोज। हाँ। और दूसरी तरफ ईवा का मिशन है, एक मानवीय संकट, लोगों की जान बचाने की लड़ाई। जब ये दोनों मिलते हैं तो कहानी का दायरा और दांव दोनों बढ़ जाते हैं। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि अब ये सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं रह गई है। डर्क और अल अनजाने में ही एक बहुत बड़ी साजिश और एक पर्यावरणीय खतरे के बीच आ जाते हैं। कहानी व्यक्तिगत खोज से आगे बढ़कर एक बड़ी जिम्मेदारी का रूप ले लेती है। और इस बड़ी साजिश के पीछे कौन है? स्रोत विलेंस का परिचय कैसे कराता है? स्रोत हमें दो मुख्य खलनायकों से मिलवाता है। ये दोनों खतरे के दो अलग अलग लेवल दिखाते हैं। पहला है जनरल काजिम। काजिम? हाँ, माली का एक क्रूर और तानाशाह जैसा सैन्य नेता। वो इलाके पर अपना कंट्रोल चाहता है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी खत्म करने से हिचकिचाता नहीं। स्रोत उसे एक सीधे दिखाई देने वाले खतरे की तरह दिखाता है, जिसके पास सेना है, हथियार हैं और जो हिंसा का इस्तेमाल करने में माहिर है। लेकिन क्या वही असली मास्टरमाइंड है या कोई और भी है पर्दे के पीछे? यहीं पर कहानी और गहरी होती है। स्रोत बताता है कि काजिम भले ही सामने का चेहरा हो, लेकिन असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है, एक अमीर फ्रांसीसी उद्योगपति यूएस मासारदे। मासारदे? जी, मासारदे बाहर से एक सम्मानित बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असल में वो एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। वो माली में गुप्त रूप से एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट बना रहा है। अच्छा, सोलर प्लांट, वो तो अच्छी बात है। हाँ, लगती तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में वो भारी मात्रा में औद्योगिक जहरीला कचरा रेगिस्तान में ठिकाने लगा रहा है। क्या? हाँ, स्रोत उसे कॉर्पोरेट लालच और नैतिक पतन के प्रतीक के रूप में दिखाता है। तो मासारदे का जहरीला कचरा और ईवा जिस बीमारी की जांच कर रही है, क्या उनमें कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, और यही कहानी का मुख्य खुलासा है। जैसा स्रोत विस्तार से बताता है, मासारदे का ये जहरीला कचरा जमीन के नीचे पानी के स्रोतों में रिस रहा है और नाइजर नदी को प्रदूषित कर रहा है। हे भगवान! यही प्रदूषण उस भयानक बीमारी का कारण है जिससे लोग मर रहे हैं। ईवा जिसे एक रहस्यमयी प्लेग समझ रही थी, वो असल में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का नतीजा है। तो मासारदे ये जानबूझकर कर रहा है? स्रोत यही दिखाता है कि मासारदे जानबूझकर ये खतरा पैदा कर रहा है और काजिम उसे सुरक्षा और समर्थन दे रहा है, शायद पैसों या ताकत के बदले में। एक पर्यावरण को तबाह कर रहा है, दूसरा उस तबाही से पनपने वाले डर और अस्थिरता का फायदा उठा रहा है। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। मतलब एक तरफ फौजी तानाशाह, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट विलन। स्रोत इस गठजोड़ को कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ कहानी का एक ट्विस्ट है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ एक ट्विस्ट से बढ़कर मानता है। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कैसे अक्सर बड़े सिस्टमैटिक मुद्दे जैसे पर्यावरण का विनाश या बेलगाम कॉर्पोरेट लालच, वो ज्यादा दिखाई देने वाले संघर्षों के पीछे छिपे हो सकते हैं, जैसे काजिम का आतंकवाद या तानाशाही। काजिम का खतरा फौरी है, शारीरिक है, जबकि मासारदे का खतरा कहीं ज्यादा गहरा है, व्यवस्था वाला है और उसके परिणाम बहुत दूर तक जाने वाले हैं।
ये सिर्फ दो विलेन नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह की बुराइयों का चित्रण है, जैसा स्रोत हमें समझाता है। सही बात है। ये आज की दुनिया के लिए भी एक तरह की टिप्पणी हो सकती है, जहां सतह पर दिखने वाले झगड़ों के पीछे अक्सर आर्थिक या पर्यावरणीय हित छिपे होते हैं। तो जब डर्क, अल और ईवा को इस सच्चाई का पता चलता है, तो उनकी जो जहाज खोजने की बात थी, उसका क्या होता है? स्रोत के अनुसार यहाँ उनकी प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये बीमारी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मसारदे के लालच का नतीजा है जी। और ये प्रदूषण अगर नाइजर नदी के जरिए समुद्र तक पहुंच गया, तो ये सिर्फ माली या अफ्रीका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकता है। तब उनका मिशन पूरी तरह बदल जाता है। तो आयरन क्लैड जहाज की खोज पीछे छूट जाती है। अब उनका मुख्य लक्ष्य बन जाता है मसारदे के ऑपरेशन को रोकना, प्रदूषण का सच दुनिया के सामने लाना और लाखों लोगों की जान बचाना। तो क्या खजाने का मतलब बदल जाता है उनके लिए? हाँ, स्रोत यही दिखाता है। पहले खजाना क्या था? सोने के सिक्के, ऐतिहासिक जहाज। अब असली खजाना बन जाता है इंसानी जिंदगी, पर्यावरण की सुरक्षा और सच्चाई को उजागर करना। डिक का जुनून अब सिर्फ इतिहास को बचाने का नहीं रहता, बल्कि भविष्य को बचाने का बन जाता है। स्रोत इस नैतिक बदलाव को कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू मानता है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक बड़े उद्देश्य के सामने छोटी पड़ जाती है। इसके बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती होगी। स्रोत एक्शन और रोमांच का वर्णन कैसे करता है? मतलब क्या होता है फिर? स्रोत क्लाइमैक्स को बेहद रोमांचक और एक्शन से भरपूर बताता है। इसमें रेगिस्तान में गाड़ियों और नावों से पीछा करने के जबरदस्त सीन है, काजिम की सेना से टकराव है, और साथ ही उस खोए हुए आयरन क्लैड जहाज को ढूंढने की वो लगभग नामुमकिन लगने वाली दौड़ भी शामिल है। स्रोत तनाव को बढ़ाता है, दिखाता है कि कैसे तीनों हीरो हर कदम पर मौत का सामना करते हैं, रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों से जूझते हैं और मसारदे और काजिम की मिलीजुली ताकत का मुकाबला करते हैं। और क्या उन्हें वो जहाज मिलता है? और फिर अविश्वसनीय रूप से हाँ, उन्हें वो जहाज मिल जाता है, रेत के टीलों के नीचे दबा हुआ सदियों पुराना CSS टेक्सास। रेगिस्तान में एक जंगी जहाज, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये जहाज सिर्फ मिलता ही नहीं, बल्कि लड़ाई में काम भी आता है। ये कैसे? हाँ, और ये कहानी का एक बहुत ही अनोखा और यादगार हिस्सा है जिस पर स्रोत खास ध्यान देता है। जब हमारे हीरो मसारदे के प्लांट पर पहुंचते हैं और उनका सामना काजिम की पूरी सेना से होता है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी डिर्क को आइडिया आता है। वो और अल उस पुराने आयरन क्लैड जहाज की तोपों को ठीक करते हैं। सोचिए जरा। अरे! और उनका इस्तेमाल काजिम के आधुनिक हेलीकॉप्टरों और सैनिकों के खिलाफ करते हैं। यानी इतिहास का एक अवशेष वर्तमान के खतरे से लड़ने के काम आता है। बिल्कुल। समझने वाली बात यह है कि इसमें एक गहरी विडंबना है और एक सरलता भी है। स्रोत दिखाता है कि कैसे अतीत की विरासत, जिसे शायद सिर्फ एक म्यूजियम की चीज समझा जाता, हाँ, वो एक आधुनिक संकट, मतलब प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगपति और क्रूर तानाशाह के गठजोड़ से लड़ने का जरिया बन जाती है। ये जहाज सिर्फ एक हथियार नहीं रहता, बल्कि इतिहास की ताकत, सरलता और दृढ़ता का प्रतीक बन जाता है, जो वर्तमान की बुराइयों से लड़ सकता है। स्रोत इस प्रतीकात्मकता को कहानी की जीत का एक अहम हिस्सा मानता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक अद्भुत संगम। और अंत में क्या होता है? क्या वो कामयाब होते हैं? जाहिर है होते होंगे, पर कैसे? स्रोत के अनुसार एक जबरदस्त और विस्फोटक अंतिम लड़ाई के बाद हाँ, डोधीर्क, अल और ईवा विजयी होते हैं। मसारदे का प्लांट नष्ट हो जाता है, उसके जहरीले कचरे का सच दुनिया के सामने आ जाता है। और मसारदे और काजिम का क्या होता है? उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, मतलब उनकी हार होती है, प्रदूषण के फैलने का खतरा टल जाता है और निर्दोष लोगों की जान बच जाती है। क्या कहानी सिर्फ एक्शन और जीत पर खत्म होती है, या किरदारों के आपसी रिश्तों पर भी ध्यान दिया जाता है आखिर में? नहीं, कहानी सिर्फ धमाकों पर खत्म नहीं होती। स्रोत इशारा करता है कि इस पूरे एडवेंचर के दौरान डिर्क और ईवा के बीच एक रोमांटिक रिश्ता भी पनपता है। अच्छा। उनकी आपसी समझ और सम्मान कहानी को एक मानवीय गहराई देते हैं। और हाँ, एल जियोर्डिनो, वो अंत तक अपने मजाकी अंदाज से माहौल को हल्का बनाए रखता है। हाँ, वो जरूरी है। बिल्कुल, ये साबित करता है कि गंभीर हालात में भी ह्यूमर की जगह होती है। स्रोत इन व्यक्तिगत पहलुओं को भी कहानी के समाधान का हिस्सा मानता है। तो अंततः डिर्क को अपना जहाज भी मिल गया और उसने दुनिया को भी बचा लिया, मतलब दोनों बातें हो गईं। एक तरह से हाँ। स्रोत दिखाता है कि डिर्क का दोहरा सपना पूरा होता है। उसे न सिर्फ वो ऐतिहासिक आयरन क्लैड जहाज मिलता है जिसकी उसे सालों से तलाश थी, बल्कि वो एक बड़ी मानवीय और पर्यावरणीय तबाही को रोकने में भी सफल होता है। उसने इतिहास के एक रहस्य को उजागर किया और साथ ही भविष्य को भी सुरक्षित किया।
ये उसकी व्यक्तिगत जीत भी है और मानवता की जीत भी। तो इस पूरी कहानी और स्रोत के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? इसके मुख्य संदेश क्या हैं, अगर हम निचोड़ना चाहें तो? अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो सहारा की कहानी सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर फिल्म से कहीं ज्यादा है। हाँ, इसमें वो सारे तत्व हैं, रोमांच, रहस्य, कॉमेडी, एक्शन, जो दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कहानी अपने अंदर गंभीर मुद्दों को भी छूती है, जैसे बेलगाम कॉर्पोरेट लालच, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी। यह कि इतिहास सिर्फ अतीत की बात नहीं है, वो वर्तमान को प्रभावित कर सकता है और हमें सबक भी सिखा सकता है। स्रोत के अनुसार ये मनोरंजन के साथ साथ सोचने के लिए भी कुछ देता है। बिल्कुल। तो ये था सहारा फिल्म की कहानी का एक विस्तृत विश्लेषण, जो हमारे स्रोत यानी उस हिंदी एक्सप्लेनेशन पर आधारित था। हमने देखा कि कैसे ये कहानी एडवेंचर और रहस्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, कॉर्पोरेट जवाबदेही और मानवीय साहस जैसे जरूरी विषयों को एक मनोरंजक ताने बाने में पिरोती है। जी। डर्क, एल और ईवा की यात्रा दिखाती है कि कैसे अलग अलग इरादों से शुरू हुआ सफर एक बड़े नेक मकसद में बदल सकता है। और जैसा कि स्रोत ने उजागर किया, एक पहलू जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है वो है उस पुराने आयरन क्लैड जहाज की भूमिका। हाँ, वो तो कमाल था। एक ऐतिहासिक वस्तु जिसे शायद कबाड़ ही समझा जाता, एक आधुनिक संकट को हल करने में निर्णायक साबित हुई। ये हमें क्या सिखाता है? उन चीजों के बारे में जिन्हें हम अक्सर केवल अतीत के अवशेष मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पुरानी इमारतें हों, पारंपरिक ज्ञान हो, ऐतिहासिक कलाकृतियां हों, क्या उनमें हमारी आज की समस्याओं के अप्रत्याशित समाधान छिपे हो सकते हैं? क्या इतिहास हमें भविष्य के लिए हथियार दे सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सहारा की कहानी की ये पड़ताल आपको दिलचस्प लगी होगी। जी। हम आगे भी ऐसे ही रोचक स्रोतों और उनकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते रहेंगे।